बड़ी घटना हो गई है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने सीधे सीधे इजराइल को पहली बार कंडेम किया है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के इस नए चैनल में अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 आपका स्वागत है। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अभी हमारा चैनल पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा है और इसके लिए आप उतने ही जिम्मेदार हैं जितना मैं हूं। इसलिए देखिए, सर्च में नहीं आ रहा है, मुझे पता है, तो आप लिंक जो इस वीडियो का है इसको शेयर करिए। बहुत सारे लोग जिन्होंने मैसेज किया है मुझे, मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने कहा है कि वो लगातार लिंक शेयर कर रहे हैं, दूसरे चैनल्स में जा रहे हैं। मैंने मोहम्मद हसनैन साहब का नाम बताया था, और भी जो लोग हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो जो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स हैं, हमें जानबूझ के ये मेरा हटाया गया है। वेबसाइट देखिए, सारा काम वेबसाइट का हो गया है, कल सुबह से वो शुरू भी हो जाएगी और कल मैं वीडियो सुबह ही बना के डाल दूंगा कि वेबसाइट शुरू हो गई है। ये रहा लिंक। उसके बाद कम से कम एक चीज की तसल्ली होगी कि अगर YouTube ने ये भी चैनल खत्म कर दिया तो हमारे पास ये वेबसाइट, और उसमें भी हम सब लोगों को जम के लगना होगा। वो वेबसाइट खड़ी हो जाएगी। वेबसाइट में देखिए, ये लोग जब तक उसको ट्रेस करेंगे, उसको ये करेंगे, तब तक काफी टाइम निकल चुका होगा और हम अपना वैकल्पिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि वेबसाइट में क्या है, लोग कहते हैं वो भी अगर बैन हो गई तो उसमें जो वर्डप्रेस से हम डोमेन हम डोमेन बनाएंगे, उसके बाद मतलब डोमेन बन चुका है, उसको आपको अनाउंस करना है। उसके साथ और भी होस्टिंग सर्विसेज हैं, सबस्टैक है, सारी चीज़ें हैं, तो वो भी हमने जो खरीदा है कि अगर वो वहाँ से अगर वर्डप्रेस से इन लोगों ने कुछ किया तो सबस्टैक में हम चले जाएंगे, जो कि एक दूसरा प्लेटफॉर्म है। तो ये देखिए, जो हम गूगल पे भी डिपेंडेंट रहेंगे ऐसा नहीं है। गूगल के अलावा भी और भी जो होस्ट मतलब और भी इस वेब सर्चेज हैं, तो उनके साथ जाके भी हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसलिए देखिए, कहीं से इस ऑनलाइन वर्ल्ड में, और आपको बता दूं, यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आज का वीडियो यहीं से शुरू होगा। किस बात से? कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जो तरीका है ऑनलाइन कंटेंट निकालने का, ये गलत है। बिना बताए आप किसी का ऑनलाइन कंटेंट निकाल देते हैं। और उन्होंने खास तौर पे यूट्यूब और गूगल पे हमला किया। कहा कि जो सिलिकॉन वैली टायरेंट्स, यानी जो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में जो गूगल यूट्यूब इन लोगों को ऑफिस है, ये तानाशाह है। गूगल तानाशाह है, यूट्यूब तानाशाह है। जब चाहे ये उतार देते हैं बिना रीजन बताए। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, एंड रियली आई वार्न यूट्यूब, आई एम वार्निंग द हेड ऑफ यूट्यूब, मिस्टर ये जो एक मोहन नील करके है, या नील मोहन, NEALMOHAN, इनका एक्स हैंडल भी है @नील मोहन। आप लोग जाके टैग करके उनको कायदे से उनकी मरम्मत करिए। आई एम ओपनली चैलेंजिंग नील मोहन, हु इज द हेड ऑफ यूट्यूब। पता नहीं इंडिया यूट्यूब के हेड हैं या वहां के हैं, क्योंकि गूगल के हेड तो अपने भारत के ही वो हैं, जो हमें ख्याल से पिचारी या कुछ इस तरह का नाम है, पिचई, सुंदर पिचई शायद। और ये नील मोहन भी देखिए, ये भी इंडियन है, लेकिन ये बिहेव कैसे कर रहा है। और ट्रंप ने कहा है कि एक कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए आपके पास अगर आप किसी का ऑनलाइन कंटेंट उतारते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वार्न करना चाहता हूं, आई विल ड्रैग गूगल एंड यूट्यूब टू कोर्ट। ये मत समझना कि मैं तुम्हें कोर्ट नहीं ले आ सकता हूं और मैं गिरफ्तारी करा सकता हूं यूट्यूब के चीफ की। मैं खुलेआम कह रहा हूं, इस कंटेंट को अगर हटाने का दम है तो हटाओ। तुम्हें इस कंटेंट को, मैं तुम्हें सीधे कह रहा हूं, यूट्यूब हेड, दे डिजर्व जेल। बिकॉज आप जब उतारते हैं, व्हेन यू डिसमेंटल समवन्स कंटेंट, यू डोंट टेल द रीजन, एंड व्हेन वी अपील, देन ऑल्सो यू आर नॉट सीरियस अबाउट एक्सप्लेनिंग द रीजन। हमारे उसमें कह दिया कि हम क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, मतलब हमास और हिजबुल्लाह को हम सपोर्ट करते हैं। हमास हिजबुल्लाह क्रिमिनल कैसे हो गए, आप बताओ हमको। जब एक्स पे हम डालते हैं तब नहीं कुछ प्रॉब्लम आती है। जब हम इवन मेटा पे, हालांकि मेटा इतना एंटी हमास हिजबुल्लाह हो गया, वो भी सस्पेंड कर देता है इस तरह से। सिलिकॉन वैली जो टैरेंट्स की बात जो कही डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें मेटा भी है, ये जुकरबर्ग भी है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और थ्रेड्स और इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म्स ओन करता है। ये भी जेल में होगा। ये नील मोहन और जुकरबर्ग दोनों जेल में होंगे। इसलिए देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, आज जो पूरी सिचुएशन है इस समय, जो देखिए, जो गर्म माहौल फिलिस्तीन और जो पूरे जगह है, वो ट्रंप के जीतने के बाद स्थितियां किस तरह से बदल रही है।
ट्रंप ने एक तो हमला बोल दिया है गूगल, यूट्यूब और इस तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट उतारते हैं लोगों का बिना बताए, बिना रीजन दिया। उनकी अपील का भी जवाब नहीं देते कि क्यों अपील हमने टर्न डाउन की। अरे एक कम से कम बातचीत तो करो, एक डिस्कशन तो हो। हम क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप खत्म कर देते हो, अभिव्यक्ति की आजादी किसी की नहीं रह जाती है। ये क्या मजाक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया में इसके खिलाफ रिएक्शन हो रहा है और ये लोग जेल में होंगे। भाई बार बार कह रहा हूं, यूट्यूब का चीफ जेल में होगा। ये इसका काम है जेल में होना। अब देखिए, आप जो सबसे बड़ी बात है, यूट्यूब चीफ विल बी इन जेल, आई एम अगेन सेइंग इन इंग्लिश, बिकॉज he assists in removing content without notifying, without any notice, without telling why. And when we appeal, then also the appeals are turned down without telling us why they have been turned down. ये मैं बार बार कह रहा हूं। तो आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अभी क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में। आज बशर अल असाद, सीरिया के प्रेसिडेंट, वो रियाद पहुंचे, सऊदी अरेबिया। कोई सोच सकता है? असाद जो हैं वो सीरिया प्रो ईरान, सऊदी अरेबिया और ईरान का 36 का आंकड़ा जो अभी तक बना रहा है, जिसको अमेरिका और इजराइल ने बनाया और किसी ने नहीं। 2015 में ऐसी स्थिति आ गई थी जब सऊदी अरेबिया द्वारा स्पॉन्सर्ड जो तमाम, और सऊदी अरेबिया, इजराइल, अमेरिका द्वारा स्पॉन्सर्ड जो तमाम ग्रुप्स हैं, आईसिस से लेके तमाम, वो बशर अल असद को हटाने वाले थे। आईसिस अमेरिका ने खड़ा किया, लेकिन बाकी जो नुसरा फ्रंट वगैरह थे जिनको सऊदी अरब की मदद थी, वो तो हटा रहे थे ना इसको, असाद को। सऊदी अरेबिया जो है वो बेसिकली अमेरिकन इजरायली इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रहा था यहां पर। तो ये सऊदी अरेबिया, आज क्या स्थिति हुई कि उसने असद को बुलाया रियाद में एक अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, और वही नहीं, वो तो चलो ठीक है, एक उन्होंने असद को बुलाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बयानात दिए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जिस तरीके के बयानात हैं सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके, कभी उन्होंने ये नहीं कहा है। ये बात सच है कि 7 अक्टूबर 2023 के पहले जो हमास का हमला 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, उसके पहले इजराइल के वो करीब आ रहे थे, संबंध नॉर्मलाइज कर रहे थे ये इजराइल से। 7 अक्टूबर हो गया, उसके बाद उन्होंने वो प्रक्रिया रोक दी, लेकिन फिर भी बिहाइंड द सीन वो इजराइल के लिए काम करते रहे। अभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इन बयानों से कुछ बहुत ज्यादा बदल गया, लेकिन, और हो सकता है कि अंदर से कुछ दूसरा खेल हो, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को जब ये कहना पड़ रहा है, जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने, जब सऊदी अरेबिया को ये कहना पड़ रहा है, तो फिर और जो लोग हैं और जो पूरी जो जितनी भी प्रो अमेरिकन फोर्सेज हैं, जैसे जॉर्डन, जैसे अच्छा हाँ, कतार के बारे में आप लोग पूछ रहे थे। कतार ने ऐसा कहा है, बयान दिया है कि हमास का ऑफिस हमारे यहाँ से नहीं जा रहा है, हमास का ऑफिस हमारे यहाँ रहेगा, और उसके बाद अगर हमास कोई वैकल्पिक भी देखना चाहिए, जैसे मलेशिया की बात हो रही है, तो वो वेलकम है, लेकिन हम अपनी तरह यहाँ से हमास को नहीं हटा रहे, ये उनका कहना है। अब आप देखिए सऊदी अरेबिया का ये जो स्टांस है जो अभी मैं पढ़ूंगा, और कतार है ही एक तरह से प्रो रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद बहराइन, ओमान, यूएई, ये सब झुक जाएंगे। बहुत दिनों से ये लोग, अभी जो समिट चल रहा है जिसमें बशर अल असद पहुंचे हैं, वहां पर ही देखिए बयान आएगा। अब देखिए सऊदी क्राउन प्रिंस का बयान आया है कि वी स्ट्रांगली कंडेम इजराइल्स एक्ट ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट द पैलेस्टाइन पीपल। जेनोसाइड वर्ड ये आज तक यूज नहीं किया है। जेनोसाइड वर्ड सऊदी अरेबिया ने यूज नहीं किया है इजराइल के जो एक्शंस हैं, ये पहली बार किया। वी स्ट्रांगली कंडेम, हम इजराइल जो नरसंहार कर रहा है फिलिस्तीनी लोगों पर, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, ये देखिए लिखा है, ये कभी नहीं कहा। उसके बाद हम लोग जो लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं और जो लेबनीज प्रभुसत्ता यानी लेबनीज सॉवरेंटी की जो खिलाफ पूरा चल रहे हैं, वो भी हम उसकी भर्त्सना करते हैं, ये भी कभी नहीं कहा। लेबनीज सॉवरेंटी इजराइल को उन्होंने ये दिखा दिया है कि लेबनीज प्रभुसत्ता के वो खिलाफ है, और इजराइल ये सोच रहा था कि सऊदी अरेबिया तो दोस्त है हमारा। उसके बाद नंबर 3, दो देखिए खतरनाक बयान। नंबर 3, हम लोग ईरान पे सारे हमलों का विरोध करते हैं। ये नहीं उन्होंने कहा कि ईरान जब हमला करता है इजराइल में तब हम विरोध करते हैं, नहीं, या दोनों तरफ के हमलों का विरोध करते, नहीं।
उन्होंने कहा कि हम लोग ईरान की टेरिटरी पर किसी भी तरह के हमले का विरोध करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि 1967 में जो अरब इजराइल वॉर हुई थी, जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक इजराइल ने ले लिया था, तो 1967 बॉर्डर्स के हिसाब से पैलेस्टीनियन स्टेट्स बने विद जेरूसलम एज द कैपिटल, उसका कैपिटल जेरूसलम हो। ये कभी सऊदी अरेबिया ने जेरूसलम को कभी माना ही नहीं, क्योंकि वो ये मानता था कि मक्का मदीना उसके यहाँ, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, अल-अक्सा मस्जिद नहीं महत्वपूर्ण है, जबकि वो इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगह है जहां से मोहम्मद साहब जन्नत गए थे। इस पूरा जो एक हम लोग को पता है, जानकारी है। तो ये जो देखिए अल-अक्सा मस्जिद को मानना, जेरूसलम को मानना सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसी चीजें आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं कि ये सब चीजें, अब ठीक है आगे जाके कुछ भी कह, लेकिन ये बयान तो ऑन रिकॉर्ड है ना, तो उनको एक तरह से अकाउंटेबल तो ठहराया जा सकता है। फिर से मैं आपके बीच, ये इतना महत्वपूर्ण है, फिर से मैं आपको पढ़ देता हूं कि इजराइल को उन्होंने कहा कि सबसे पहले चार पांच बातें। सबसे पहले कि इजराइल शांति के रास्ते में रोड़ा है, नंबर 1, इजराइल शांति के रास्ते में रोड़ा है। दूसरी उन्होंने बात कही कि हम इजराइल जो फिलिस्तीन में नरसंहार कर रहा है उसकी भर्त्सना करते हैं। तीसरी उन्होंने बात की लेबनान की टेरिटरी की और लेबनान की जो प्रभुसत्ता है उसका जो इजराइल वायलेशन कर रहा है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। ये 3 बातें हो गई। उसके बाद चौथी बात उन्होंने कहा कि हम लोग ईरान की टेरिटरी पे किसी भी तरह के हमले का विरोध करते हैं, ये हो गई चौथी बात। और पांचवी बात कि हम लोग एक स्वतंत्र फिलिस्तीन, एक राष्ट्र चाहते हैं जिसका कैपिटल जो 1967 के बॉर्डर्स पे हो, यानी गाजा वेस्ट बैंक उसका हिस्सा हो, और जिसका कैपिटल ईस्ट जेरूसलम मतलब जहां अल-अक्सा मस्जिद है, इसका कैपिटल ईस्ट जेरूसलम हो, अल-अक्सा मस्जिद हो। अब आप देखिए इतनी बड़ी चीज हुई है और ये आपको बताना विस्तार में जरूरी था। उसके बाद हम देखिए आते हैं आज के एक्शंस में। आज जो तो हिजबुल्लाह ने जो एक मार की है, बाप रे बाप, करमाइल सेटलमेंट सोचिए 32 किलोमीटर दूर है लेबनान से केवल, और वहां पर एक मतलब वो इतने दिनों से इजराइल कोशिश कर रहा है लेबनान पे हमला इसलिए हुआ कि जो इजरायली विस्थापित लोग हैं करीब 10 लाख, उनको वापस नॉर्थ इजराइल में बसाया जाए, जो भाग गए थे वहां से हिजबुल्लाह के हमलों से। अब उसके बाद आर्मी ने लेबनान में घुसने की कोशिश की, फेल हो गई, वहां पर वो रुक गई। दूसरी बात, इजरायली जो सेटलमेंट्स हैं उन आर्मी जो इजराइल, अब सोचिए आपकी वो लेबनान बॉर्डर है, ब्लू लाइन, उसके उधर हिजबुल्लाह है, उसके इधर इजरायली है, वो अंदर नहीं घुस पा रहे, ब्लू लाइन को ब्रीच नहीं कर पा रहे। अब ब्लू लाइन के पीछे जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं वहां पर हिजबुल्लाह मार रहा है, मतलब उनकी जो सेना है 50,000 सेना, 3 डिविजन हैं उसमें, उनके ऊपर से, सर के ऊपर से मार रहा है, वो सीधे उनके पीठ पे जो सेटलमेंट है, उन सेटलमेंट्स पे जहां पर वो कह रहे हैं कि अब हम अपने लोगों को फिर से बसाएंगे, उन पे मार रहा है। कौन आएगा बसने? और जो कारमाइल में हुआ आज कि हिजबुल्लाह ने ढूंढ निकाला एक इजराइल का पैराशूट ब्रिगेड है वहां छुपा हुआ कारमाइल में, वहां मार दिया। कई लोग घायल हैं, कई आईडीएफ सोल्जर्स घायल हैं। इसी तरीके से पहले बिन्यामिना में उसने मारा था, हाइफा में, जब कई आईडीएफ सोल्जर्स घायल हुए थे गोलानी ब्रिगेड के। हर्जी हलेवी भी उसमें एकदम बच गया था, आईडीएफ चीफ। ये देखिए जो चीजें हो रही हैं, ये जो सारे डेवलपमेंट्स हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये दिखा रहा है कि एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जो ईरान का जो हैकिंग सिस्टम है, जिसको हमास और हिजबुल्लाह भी फॉलो करते हैं, जिसको हंडाला सिस्टम कहते हैं। और हंडाला में ये लोग ने ऐसी ऐसी चीजें हैक की हैं कि इजराइल के वॉर डिपार्टमेंट से सीधे खबर हमास को मिलती है, इजराइल के वॉर डिपार्टमेंट से, यानी वहां तक ईरान का पेनिट्रेशन है। और ईरान की जो सीक्रेट एजेंसी है जिसका नाम तक किसी को नहीं पता, जबकि इजराइल का इतना ढिंडोरा पीटा जाता है मोसाद का। मोसाद फेल है, इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो सफल हैं। ये देखिए आपके सामने एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए जो दूसरी जो बात हुई है, जो अभी जो खबरें आई हैं कि हिजबुल्लाह ने और मार की है। देखिए हिजबुल्लाह ने 27 ऑपरेशंस आज किए, और 27 ऑपरेशंस में उन्होंने अलाबाद चौकी को मारा, उसके बाद उन्होंने सफत, पश्चिमी गलील, मारूर, तरशिया, यहां पर उन्होंने मारा। करमेल की बात मैंने आपको बताई दी है।
उसके बाद गोरेन सेटलमेंट जो वेस्टर्न गलीली में है वहां मार दिया। अब गोरेन सेटलमेंट में कुछ इजरायलीज आए थे वहां पर विस्थापित, वहां पर आए थे रहने, उनको वहां मार दिया, वो भाग गए। एक मतलब जो 10 लाख विस्थापितों को लौटाने की बात है, 70,000 ये हुआ था कि पहले 70,000 ये बसाओ, मुश्किल से सैकड़ों यानी 100-200 लोग भी वहां पर नहीं है। और गोरेन पे आए थे, देखिए गोरेन पे मार दिया, फिर अवीविम पे आए थे, अवीविम में आज बसाने की कोशिश की, वहां मार दिया, और अवीविम से फिर पलायन हो गया। गोरेन और अवीविम दोनों से फिर पलायन हो गया। इस चीज को आप देखिए, लगातार ये हो रहा है। उसके बाद देखिए फिलिस्तीन में भी आप देखिए, फिलिस्तीन में मतलब गाजा में जो नरसंहार 2 दिनों से इजराइल कर रहा था, वो अभी देखिए अभी तक तो कोई इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ, लेकिन एक होगा, क्योंकि वो पूरे परिवारों को साफ कर रहा है। हमास लेकिन वहां पर डटा हुआ है। उसने देखिए पिछले 3 दिनों में बहुत सारे हमले किए हैं। मैंने उसके बारे में कल भी आपको बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूं। आज सुबह से कम 12 हमले हमास कर चुका है। और आज यासर अराफात जो कि फिलिस्तीन के लेजेंडरी लीडर थे, एक दौर था उनका, उसके बाद उनकी बहुत सारी गलतियां भी थी, लेकिन उन्होंने उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड्स किया इजराइल के साथ, वो गलत है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत भ्रम फैले, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बन गई जबरदस्ती की, आज़ादी भी नहीं मिली फिलिस्तीनियों को। तो यासर अराफात की गलतियां भी, लेकिन शुरू के दौर में वो काफ़ी लड़ाकू आदमी थे और भारत के बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने फिलिस्तीनी कॉज के लिए बहुत कुछ किया। तो जो रेजिस्टेंस फैक्शंस हैं वो अपना डिफरेंस रखते हैं यासर अराफात से। वो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उनकी देन है उसके विरोध में है, क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो इजराइल की बुरी मतलब बिकी हुई संस्था है। लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस फैक्शंस ने आज जबरदस्त इजराइल पे मार की, ये कहते हुए कि यासर अराफात का आज शहादत दिवस है। आज यानी 11 नवंबर 2024 को, 11 नवंबर 2004 को वो मारे गए थे, और लोगों ने कहा मतलब उनकी डेथ हुई थी, ये था कि इजराइल ने पॉइजन किया उनको, इस तरह की बातें। तो 20 साल हो गए, 20th डेथ एनिवर्सरी यासर अराफात की है। उसको मनाया गोलियों से, उसको मनाया उस रास्ते से जिस रास्ते से यासर अराफात ने शुरू की थी अपनी जिंदगी। वो भी फाइटर थे, मिलिटेंट थे। लेबनान में उन्होंने पीएलओ को लेके इतना बड़े बड़े कांड किए, उसके बाद दुनिया में उन्होंने बड़े बड़े कांड किए, और किसी तरीके से अटेंशन दुनिया का वो लाए फिलिस्तीन पे। फर्स्ट इंतिफादा उन्होंने कराया, लेकिन 93 के बाद उनकी भूमिका कम से कम होती चली गई, और फिर इजराइल ने ही उनको खत्म कर दिया, इस्तेमाल करके खत्म कर दिया। तो यासर अराफात पे देखिए आज जो उनकी शहादत को याद करते हुए, क्योंकि जनता के दिल में तो उनके लिए जगह है ही, तो उनकी शहादत को याद करते हुए आज सारे फैक्शंस ने मिलकर बम्बार्डमेंट किया। नेजरीम जो एक्सेस है नॉर्थ गाजा का, जो इजराइल के कब्जे में है, वहां पर पहले भी बम्बार्डमेंट फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फैक्शन मिलकर कर चुके हैं। आज भी जो उन्होंने बम्बार्डमेंट किया, उससे इजरायली फोर्सेस देखिए पीछे हटना शुरू हो गए। नॉर्थ गाजा को ये लोग अपना मिलिट्री जोन बना रहे थे, जनरल्स प्लान वहां लागू करना चाहते थे। आज की तारीख में वो पीछे हटने लग रहे हैं। साउथ गाजा की तो ये स्थिति है कि साउथ गाजा में फिर से हमास का शासन पूरी तरह से वापस आ गया, और वहां पर जो इजरायली हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर नॉर्थ गाजा भी चला गया, साउथ गाजा तो चला ही गया है, और फिलाडेल्फी कॉरिडोर में बस इसके इजराइल के सिपाही हैं, उनको वहां से भी खाली करने के बाद तो फिर बचा क्या चीज बची? ये देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपके बीच में छोड़ रहा हूं। आज मैं देखिए कोशिश करूंगा दूसरा वीडियो, लेकिन थोड़ा लेट आएगा, 9:30-10 के बीच में दूसरा वीडियो आएगा। मैं जरूर, चाहे वो छोटा हो, मैं एक दूसरा वीडियो जारी करने की कोशिश करूंगा। फिर आपसे गुजारिश है, इस वीडियो के लिंक को फैलाइए, सर्चिंग से नहीं होगा, लिंक को फैलाइए इस वीडियो के। अभी हमारे पास 5,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है। तो देखिए इस चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है, हतोत्साहित नहीं होना है। कल वेबसाइट हमारी आ जाएगी, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लोगों को फिर घबराएंगे लोग नहीं कि अगर यूट्यूब से हम चले गए या एक्स में भी कुछ हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। एक वेबसाइट बन रही है, और वेबसाइट में आप बिल्कुल उस तरीके से वो सुरक्षित रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।